नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मोहनलालगंज, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। और बेटी पारुल यादव भी किया करती थी। वैसे पारुल पढ़ाई भी कर रही थी। इनके अलावा पट्टीदारों में राम सुमेर यादव और उसका छोटा भाई आशीष यादव का भी अपने चचेरे बड़े भाई रणवीर यादव के घर आना जाना लगा रहता था। परिवार में मेलजोल बना हुआ था। वक्त बेवक्त सभी एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बने रहते थे। राम सुमेर खेती किसानी के कामों में लगा रहने वाला एक शादीशुदा युवक था, किंतु मन चला था। गांव की लड़कियों और दूसरी औरतों को वासना की नजरों से वो देखा करता था। मौका मिलते ही उनसे मजाक करता और छेड़छाड़ तक कर दिया करता था। एक रोज कॉलेज से लौटती पारुल को उसके चाचा राम सुमेर ने रास्ते में रोक लिया। उसे डांटते हुए बोला, देख पारुल, तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे और मोरकली के बीच में तुम मत आओ। तुम बहुत छोटी हो, इसलिए चेता रहा हूँ। पारुल कुछ कहे बगैर चुपचाप अपने चाचा की बात सुनकर घर आ गई, लेकिन गुस्सा मुझ में दबा था। बरामदे में कुर्सी के साथ लगी टेबल पर किताबों का बैग पटका और सीधे रसोई में घुस गई। पानी पीने के लिए स्टील का गिलास उठाया, लेकिन वो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। बगल के कमरे से उसकी माँ रूमा की आवाज आई, पारुल, अरे ठीक से, बर्तन पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही है? असल में रूमा ने उसे घर में पैर पटकती हुई आते हुए देखा था और घर में बर्तन गिरने की वजह वो जानती थी। ऐसा तभी होता था जब पारुल गुस्से में होती थी। क्या बात है, इधर आकर बता तो, वो बोली। अरे कुछ नहीं मम्मी, मोरकली कहाँ है? पारुल ने मम्मी को, अच्छा तो उस कर्मजली के चलते बात यहाँ तक आ पहुंची है, आने दो उसे, अभी उसकी खैर लेती हूँ। बाबूजी ने उसे मेरे गले मर दिया है, कब तक यहाँ रहेगी पता नहीं। मोरकली रूमा की चचेरी बहन थी, जिसके माँ बाप नहीं थे। उसकी देखभाल के लिए रूमा के पिता उसके पास छोड़ गए थे। मोरकली थी कि अपनी मस्ती में रहती थी। घरेलू काम में रूमा की बहुत मदद किया करती थी। इस कारण घर के सभी सदस्य उसके मेहनती होने को लेकर खुश रहते थे। लेकिन कुछ दिनों से उसके रंग ढंग में बदलाव आ गया था। वो खेतों में घूमने लगी थी, पास के दूसरे लोगों से गप्पे लड़ाने लगी थी, हंसी मजाक भी करने लगी थी। एक बार मोरकली को पारुल ने राम सुमेर से हंस हंसकर बातें करते देख लिया था। पारुल को देखते ही दोनों अचानक चुप हो गए थे। राम सुमेर चुपचाप वहां से चला गया था। मोरकली ने पारुल का हाथ पकड़ते हुए कहा था, पारुल, मम्मी को मत बोलना कि मैं तुम्हारे चाचा के साथ मिली थी। उसी ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया था, मैं तो खेतों से घर आ रही थी। मोरकली सफाई देते हुए बोली। उस रोज पारुल अपनी मौसी के कहने का मतलब बहुत अधिक नहीं समझ पाई कि वो उसे देखकर सफाई क्यों देने लगी थी, किंतु वो इतना समझ गई कि मोरकली अपनी करतूत छिपाना चाहती है। 2 दिन बाद दोनों को उसने अपने घर में जो देखा वो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह ये था कि पारुल अपने कॉलेज से घर आई थी। हमेशा की तरह उसने अपना बैग बरामदे में टेबल पर रख दिया था और रसोई में पानी पीने के लिए जाने लगी थी, लेकिन उसके कमरे से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। उस ओर देखा तो कमरे का दरवाजा बंद था। उसकी जिज्ञासा जागी और दरवाजे के पास आ गई। तब आवाजें और साफ सुनाई देने लगी थी। मोरकली कह रही थी, अब जाओ, कोई आ जाएगा। पारुल ने दरवाजे से कान सटा दिए थे। कुछ सेकंड के बाद फिर आवाज आई, अरे मुंह मत बंद करो, दम घुट जाएगा। पारुल तब तक इतना समझ गई थी कि कमरे में मोरकली के साथ कोई और भी है और जो भीतर हो रहा है वो गलत है। उसने दरवाजा पीटने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक झटके में दरवाजे का एक पल्ला खुल गया। सामने मोरकली खड़ी दुपट्टा संभाल रही थी, जबकि उसके पीछे राम सुमेर खड़ा था। सामने पारुल को खड़ा देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। मोरकली तेजी से बाथरूम की ओर भाग गई, जबकि राम सुमेर बाहर जाने वाले रास्ते की ओर जाने लगा था, लेकिन दरवाजे पर ही रूमा से टकराते टकराते बचा। उसके हाथ से मवेशी को चारा देने वाली टोकरी गिर गई थी। वो नाराजगी के साथ बोली, अरे राम सुमेर, तुम यहाँ इस समय? जी भाभी, मैं तो पारुल के साथ ही आया था। मैंने उसे कॉलेज से अकेली आते देखा था, इसलिए उसके पीछे पीछे हो दिया था। गांव के कुछ लड़के आवारा हो गए हैं, अकेली लड़की को छेड़ते रहते हैं। नहीं मम्मी, सुमेर और बोलने से पहले ही रूमा बोल पड़ी, मुझे पता है बेटी, आज नया थोड़े ही कॉलेज से तुम्हारा घर आना जाना हो रहा है।
और ये तुम्हें देवर के यहाँ आने का कारण अच्छी तरह से समझती थी। उसी समय मोरकली के बाथरूम से निकलने पर उसका विश्वास और मजबूत हो गया। उसे वहीं रुकने को बोला। राम सुमेर का हाथ खींचती हुई बोली, अब तू कहाँ भागता है, चल इधर आ। भाभी बाद में आऊंगा, कहता हुआ राम सुमेर जाने को हुआ। नहीं, अभी यही मेरा फैसला सुनना होगा, रूमा बोली। फैसला? कैसा फैसला? मैंने क्या किया है? मोरकली बोली। तुम और राम सुमेर जो कर रहे हो वो मेरी नजरों से छिपा नहीं है। तुम क्या समझती हो तुम्हें राम सुमेर दिल से प्यार करता है? अरे नहीं, उसे तुम्हारी देह से लगाव है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। और तुम राम सुमेर इसकी जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हो, अपनी पत्नी और बच्चों को भी धोखा दे रहे हो। रूमा दोनों को समझाते हुए बोली, भाभी आप मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मोरकली की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? मैंने तो उसे दिल से प्यार किया है। राम सुमेर की बातों को बीच में काटती हुई रूमा बोली, बस बहुत हो गया तुम दोनों का प्यार मोहब्बत का खेल। अभी बात मुझ तक है, लगता है आज इसकी भरत पारुल को भी हो गई है, कल तुम्हारे भैया को भी हो जाएगी। इसका असर हमारे परिवार पर पड़ेगा, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कह रही हूँ तुम लोग समझ जाओ और आइंदा कभी मिलने की कोशिश मत करना। रूमा देवी के इस फरमान का असर मोरकली और राम सुमेर पर कितना हुआ इसका पता कुछ दिनों के बाद ही चल गया। दोनों फंटी वासना के भाव में बह रहे थे। लोकराज और सामाजिक पारिवारिक नैतिकता को नजरअंदाज कर चुके थे। दोनों एक रोज फिर पारुल की नजरों के सामने आ गए। ग्रामीण से हो गई थी। घर आते ही उन्होंने मोरकली को जबरदस्त डांट लगाई, उसे अगले रोज उसके घर छोड़ आने के लिए कहा। उसी समय उन्होंने राम सुमेर को बुलाकर भी सबके सामने खूब डांटा। घर में दोनों को लेकर तनाव का माहौल बन गया था। पारुल कुछ अधिक तनाव में आ गई थी। वो डर भी गई थी। राम सुमेर के व्यवहार को जानती थी। वो किसी से भी लड़ने झगड़ने और मरने मारने से पीछे नहीं हटता था। उसके मन में डर समा गया था कि कहीं उसके चलते कॉलेज की पढ़ाई ना छूट जाए। मोरकली अपने घर जा चुकी थी। उसका भी पारुल को डर था। वो भी उसे बदनाम करने की धमकी दे गई थी। बात 3 जून 2022 की है। रात को पारुल अचानक घर से लापता थी। घर का माहौल कुछ दिनों से मोरकली और राम सुमेर को लेकर ठीक नहीं चल रहा था। एक दिन पहले ही रणवीर यादव मोरकली को उसके घर छोड़कर आए थे। अब पारुल के अचानक गायब होने से वो चिंतित हो गए। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो कोई उठाकर ले जाए, बल्कि 18 साल की इंटरमीडिएट की छात्रा थी। वो रात करीब 8 बजे फोन कॉल सुनकर अपने घर से माँ के साथ ही बाहर निकली थी। गाय और बछड़े को चारा पानी देकर वापस घर नहीं आई थी। ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी देर तक खोजने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। 4 जून 2022 को करीब 7 बजे ग्रामीणों के जरिए पारुल की खून सनी लाश खेत में होने की सूचना मिली। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत मोहनलालगंज थाने को भी दे दी। लाश कोराना गांव से 500 मीटर दूर अमर सिंह के खेत में मिली थी। वो खून से लथपथ थी। सूचना पाकर रणवीर यादव खेत पर गए। वहां बेटी पारुल की लाश देखकर वो बेसुध हो गए। उसका शव लहूलुहान खेत में पड़ा था। थोड़े ही समय में पुलिस भी दल बल के साथ आ गई। लाश का मुआयना किया गया। पुलिस ने पाया कि पारुल के सिर में चोट के निशान थे, जिसका मतलब साफ था कि उसके सिर पर पीछे से ईंट और डंडे से प्रहार किया गया था। मोहनलालगंज थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्रा ने पारुल के पिता रणवीर यादव से पूछताछ की। किसी से दुश्मनी, प्रेम संबंध और घर परिवार में उसके व्यवहार आदि से संबंधित सवाल पूछे गए, लेकिन रणवीर से इस बारे में उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि रणवीर यादव ने अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो काफी सख्त मिजाज की लड़की थी, एकदम से निडर। उसका ना तो घर में और ना ही पास पड़ोस में किसी से भी कोई मनमुटाव था। यहाँ तक कि उसे किसी के द्वारा परेशान करने की कोई शिकायत तक नहीं मिली थी। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रणवीर यादव की तहरीर के आधार पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली। उन्होंने राम सुमेर के छोटे भाई आशीष यादव पर शक जताया था। थाना प्रभारी ने केस को नहीं आई तब रूमा चिंतित हो गई। उन्होंने उसकी जानकारी अपने पति रणवीर यादव को दी। वो खाना खाने के बाद पारुल की तलाश के लिए निकल पड़े। उनके साथ चचेरा भाई राम सुमेर यादव और उसका छोटा भाई आशीष भी था। उन्होंने रात 3 बजे तक पारुल की तलाश की। काफी थक जाने पर वे वापस लौट आए। तलाशी के दौरान रणवीर ने पाया कि आशीष उन्हें बरगला रहा है। कभी पोखर जाने के रास्ते पर ले गया तो कभी अलग जगहों पर ले गया।
यहाँ तक कि उसने तालाब में पैर फिसलकर गिरने की भी आशंका जताई थी। उस खेत की तरफ उसने उन्हें जाने ही नहीं दिया जहाँ पारुल की लाश मिली थी। रणवीर को थाने बुलाकर अलग अलग तरीके से पूछताछ हुई। उसी तरह की पूछताछ राम सुमेर और आशीष से भी हुई। इसी बीच पुलिस को गांव की एक महिला से मालूम हुआ कि पारुल की मौत की वजह घर के झगड़ों की वजह से हुई है। उसने पारुल की मौसी के बारे में बताया जो इन दिनों परिवार के साथ नहीं रहती थी। एक अन्य महिला ने दबी जुबान में बताया कि राम सुमेर और पारुल की मौसी के बीच प्रेम संबंध थे जो पारुल को पसंद नहीं थे। इस एंगल से पुलिस ने एक बार फिर से रणवीर और उसकी पत्नी रूमा से पूछताछ की। रणवीर ने यह माना कि उसके घर पर चचेरे भाई का आना जाना उसकी बेटी को अच्छा नहीं लगता था, जबकि राम सुमेर उनकी गैर मौजूदगी में घर पर आता था। पारुल से उसकी जरा भी नहीं बनती थी। वो राम सुमेर का विरोध करती थी। रूमा ने पुलिस को बताया कि किस तरह से उसने भी राम सुमेर को अपनी बहन से संबंध खत्म करने के लिए डांट लगाई थी। बताया वो काफी चौंकाने वाला था। रणवीर यादव को लोग पप्पू यादव के नाम से भी जानते थे। उसके पास खेती की जमीन थी, लेकिन शटरिंग का काम करता था। उसके 3 बच्चों में पारुल सबसे बड़ी थी। 2 बेटे सर्वेश और राजेश है। पारुल इंटरमीडिएट में पढ़ती थी। वो खूबसूरत खुश मिजाज लड़की थी। मोहनलालगंज में रोजाना पढ़ने जाती थी। उसकी गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके पिता रणवीर की एक चचेरी साली मोरकली भी परिवार के साथ ही रहती थी। हालांकि वो मूल रूप से एटा जिले के रंगतेरी गांव की रहने वाली थी। वो रणवीर के परिवार के साथ पिछले 3 सालों से रह रही थी। उसने अपने कामकाज से परिवार के सभी सदस्यों का मन जीत लिया था, जबकि उसकी जवानी और रंग रूप की बदौलत उस पर राम सुमेर लट्टू हो गया था। रिश्ते में साली होने के चलते उससे मजाक किया करता था, जिसका कोई भी बुरा नहीं मानता था। राम सुमेर गांव के लोगों की नजर में गलत चरित्र का युवक था। ग्रामीणों के साथ अक्सर उसका झगड़ा होता रहता था। वो मोरकली को दिलो जान से चाहता था, लेकिन रणवीर यादव और रूमा देवी के चलते उसकी दाल नहीं गलती। पारुल भी उसका जब तक विरोध किया करती। एक बार जब पारुल ने उनको रंगे हाथों प्रेम मिलाप में देख लिया था, तब उन्होंने पारुल को धमकी दी थी, जबकि राम सुमेर ने बताया कि मोरकली ने कहा था कि उसके प्यार की दुश्मन पारुल ही है। राम सुमेर के मन में मोरकली की यह बात चुभ गई थी। उसके बाद से ही वो पारुल को अपने प्यार की राह से हटाने की ताक में रहने लगा था। संयोग से उसे 3 जून की रात को मौका मिल गया था। पारुल जैसे ही फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकली, राम सुमेर ने उसे दबोच लिया। दरअसल फोन मोरकली का था, जो राम सुमेर ने ही उससे करवाया था। राम सुमेर उसे घर से कुछ दूरी पर लेकर गया और उसके सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया। सिर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गई और खेत में गिर गई। गिरने के बाद उसने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। फिर बाद में उसके सिर पर गुस्से में ईंट से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद वो घर वापस लौट आया। उस समय घर वाले पारुल की तलाश में लगे हुए थे। उनके साथ राम सुमेर भी तलाश करने लगा। हत्या का जुर्म स्वीकार कर लेने के बाद 9 जून को उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और ईंट भी बरामद कर ली गई। बाद में राम सुमेर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।